हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज नेशनल का पार्ट नंबर 2 होगा। यहाँ पर जो आपका टॉपिक घटना सार में दिया गया है उसको मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाता हूँ। ये देख लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन आंसर होगा ये पूरी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के बच्चे हों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और हर एक लाइन का आपको क्वेश्चन बना दिया गया है। इससे क्या होता है, क्योंकि पेपर देखेंगे पीसीएस का प्री का जो हुआ था, इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको हर चीजें इस क्वेश्चन में रख दिया जाता है। जैसे तीन आपका आप स्टेटमेंट है, इसी तीनों स्टेटमेंट में लगभग लगभग आ जाता है। तो मतलब एक टॉपिक से, मतलब मान लीजिए 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उससे 5-6 क्वेश्चन बना दिया जाता है। और 5-6 क्वेश्चन बनाने का मतलब उसमें लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। तो यहाँ पर याद करने का ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि थ्योरी के पार्ट में याद कम होता है। अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे आप तो काफी जल्दी समय से याद हो जाएगा। इस पूरी पीडीएफ को, जो पूरी मैगजीन है, इस पूरी मैगजीन को मैं किस फॉर्म में करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही मेरा चल रहा है। मेरा 3 से वीडियो आ चुका है, तीनों वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवाया है। प्ले लिस्ट बना है करंट अफेयर 2025, वहां पर तीनों वीडियो पड़े हैं, जाकर देख लीजिए। चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे वो इन सब उनके लिए था ये, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए बताने के लिए था। ठीक है, तो जो पुराने बच्चे होंगे वो लाइक कर देंगे, नए बच्चे होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये सब बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या कह रहा है। देखिए अभी क्या हुआ था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 आया था। ये आपके जो घटना सार का मैगजीन है, पेज नंबर वो 21 पे है। तो पेज नंबर 21 अगर आपके पास मैगजीन है तो पेज नंबर 21 खोलिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो एक बार कंसीडर करिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद आप बताइए। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता ही लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय खनिज संस्थान आईएसएम धनबाद को खनिज विषय में रैंकिंग में 20वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आईएसएम है धनबाद को खनिज विषय में कौन सा रैंक मिला है, तो खनिज विषय में 20वां स्थान मिला है। देखिए, जो अभी रैंकिंग जारी की गई थी उसमें कितने हैं, लगभग 9 विश्वविद्यालय हैं, जो पूरे 50 से, मतलब बहुत से विश्वविद्यालय जगह बनाए हैं भारत के। लेकिन जो 9 विश्वविद्यालय हैं वो टॉप 50 में जगह बनाए हैं। और उन्हीं 9 विश्वविद्यालय में जो धनबाद है, भारतीय खनन संस्थान धनबाद, पहले ये आप स्टैटिक का पोर्शन याद रख लेंगे कि भारतीय खनन संस्थान इंडियन स्कूल माइंस, ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये धनबाद में है, ये याद रखिएगा। भारतीय खनन संस्थान धनबाद में स्टैटिक है। अब जितने भी टोटल ओवरऑल यूनिवर्सिटीज हैं, संस्थान है, उसमें सबसे अच्छी रैंक इसी को मिला है, भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को। ये तो याद रखिएगा, भारतीय खनिज संस्थान जो धनबाद है, इसको 20वां रैंक प्राप्त हुआ है। तो कितनी रैंक प्राप्त हुई है, इसको 20वीं रैंक प्रदान हुई है। दूसरा क्या करें, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त रूप से 35वां स्थान मिला है। देखिए यहाँ पर जो यह आईआईटी मुंबई है और आईआईटी दिल्ली को संयुक्त रूप से 35वां स्थान नहीं, ये पहले मिला था। अब यहाँ पर इनकी रैंकिंग में सुधार हुई है। जो आईआईटी मुंबई है, इनको कितना रैंक मिला है, आईआईटी मुंबई को मिला है 28 रैंक, और आईआईटी दिल्ली को मिला है 26 रैंक। तो ये याद रख लेंगे, आईआईटी को मुंबई को 28 रैंक मिला है और आईआईटी दिल्ली को 26 रैंक मिला है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, पहले 45वां पहले था, अब 45वां नहीं है। अब यहाँ लिखा गया है, जेएनयू को विकास अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में स्थान दिया गया है। तो जेएनयू में को विकास अध्ययन के लिए कौन सा रैंक दिया गया है, तो जेएनयू को विकास अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में बनाया गया है। तो ये भी आपका सही है। तो ये याद रखिएगा, जेएनयू को कौन सा रैंक मिला है, शीर्ष 50 में। तो ये भी आपका सही है। तो दूसरा वाला यहाँ गलत था, यहाँ पर आईआईटी दिल्ली को 26वीं रैंक मिली है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, और आईआईटी मुंबई को 28वीं रैंक मिली है।
तो यहाँ पर डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ये याद रखिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या बताया क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग। क्यूएस वर्ल्ड ये 15वीं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी, ये भी याद रख लीजिए। ये क्या बताया कि जो भारतीय खनन संस्थान धनबाद है इसको 20वां रैंक मिला, जो सभी ओवरऑल में टॉप पे है। दूसरे में आईआईटी दिल्ली 26 रैंक पे है, आईआईटी मुंबई 28 रैंक पे है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ लिखा गया ना, यहाँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, तीसरा कार्य जेएनयू को विकास अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में स्थान मिला है। अभी जितना भी होगा मैं सब कुछ बता दूंगा कि आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बंगलोर इन सब का भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा गया है क्या, कह रहा है 2025 की क्यूएस विषयवार रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार हुई है। दूसरा कह रहे हैं आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जेएनयू को विकास अध्ययन में शीर्ष 50 में शामिल मतलब स्थान मिला है, शामिल किया गया है। यहाँ कह रहे हैं एम्स दिल्ली को जीव विज्ञान में चिकित्सा श्रेणी में 226वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2025 की क्यूएस विषयवार रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद के रैंकिंग में सुधार हुआ है। देखिए जो आईआईएम अहमदाबाद है इसकी रैंकिंग थोड़ी सी गिर गई है। पहले जो रैंकिंग आई थी आईआईएम की रैंकिंग, पहले कौन सी थी? पहले आईआईएम, तो आईआईएम मतलब आईआईएम अहमदाबाद की अगर बात किया जाए, आईआईएम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, अहमदाबाद, इसकी पहले रैंकिंग कितनी थी? तो इसकी पहले रैंकिंग थी 22। अब रैंकिंग कितनी हो गई? अब रैंकिंग आपकी कितनी हो गई? ये 27 हो गई। आईआईएम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। अगर हम आईआईएम बंगलोर की बात करते हैं, बंगलुरु, तो आईआईएम बंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रैंकिंग पहले कितनी थी? 32 थी। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले 32 थी। अब इसकी रैंकिंग कितनी हो गई है? 32 से गिरकर 40 हो गई है। तो इनकी रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है। चाहे आईआईएम की बात करते हैं, इनकी रैंकिंग भी 22 से 27 हो गई है। और आईआईएम बंगलोर की अगर बात करते हैं तो इनकी रैंकिंग भी 32 से 40 हो गई है। ठीक है, तो ये 32 से 40 हो गई है इनकी रैंकिंग भी। तो दोनों की रैंकिंग में क्या हुआ है? गिरावट दर्ज कर दी गई है। ठीक है, तो ये पहला वाला तो आपका क्या हुआ? गलत हो गया। ठीक है, तो पहले वाले का जो एक्सप्लेनेशन था ये था। अब रैंकिंग में भी दोनों का समझ गए कि एक की 27 है आईआईएम अहमदाबाद की, और आईआईएम बंगलोर की कितनी है? 40वीं रैंक की, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है दूसरा कि मद्रा आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और जेएनयू विकास के लिए शीर्ष 50 में। तो हाँ, आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए शीर्ष 50 में रखा गया है, और जेएनयू को शीर्ष 50 में, जेएनयू को विकास अध्ययन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज के लिए क्या कितना 50 में रखा गया, ये एकदम आपका सही है। अब यहाँ पर देखते हैं एम्स दिल्ली को जीव विज्ञान की श्रेणी में 226वां स्थान मिला है। एम्स दिल्ली को कौन सा मिला है? 226वां। तो ये याद रख लेंगे, अगर मैं कहूं कि आईआईटी दिल्ली को कितना मिला है तो 26वां स्थान मिला है। कौन सा? आईआईटी दिल्ली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। और एम्स दिल्ली में, तो एम्स दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो एम्स दिल्ली को 226वां, मतलब आईआईटी दिल्ली से कोसों पीछे है। ठीक है, तो याद रखेगा आईआईटी दिल्ली को 26वां स्थान मिला है, एम्स दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? 226वां स्थान मिला है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? 1, 2 और 3 आपका, ओनली 2 और 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी वाला आपका आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा है। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहले करें भारत में रैंकिंग में शामिल नए संस्थानों की संख्या अमेरिका से अधिक है। करें जो भारत में संस्थान शामिल हो रहे हैं वहां वहां पर जितना क्यूएस रैंकिंग थी, लगभग कितने संस्थान की रैंकिंग जारी की गई थी? तो 533 संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई थी। यहाँ पर जब 533 संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई थी तो इसमें कह रहे हैं कि भारत की रैंकिंग, भारत में रैंकिंग शामिल नए संस्थानों की संख्या अमेरिका से अधिक थी। देखिए भारत से अधिक कौन कौन से देशों के संस्थान थे? भारत से अधिक जिनके जो 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 देश हैं उसमें चाइना आ जाता है।
चीन के सबसे ज्यादा, इसके बाद अमेरिका आ जाता है, याद रख लेंगे अमेरिका आ जाता है, चीन अमेरिका। इसके बाद किसका स्थान आता है? यूके का स्थान आता है। यूके के बाद आपका कोरिया का स्थान आता है, कोरिया का स्थान आता है, कोरिया के बाद भारत का स्थान आता है। तो भारत पांचवें नंबर पे, ठीक है, एक दो तीन चार, पांचवें नंबर पे आपका है भारत। तो भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है यहाँ पर पांचवा स्थान है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत की रैंक पांचवें है, तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत कह रहा है। तो अब पूछेंगे कि भारत के कितने विश्वविद्यालय सम्मिलित कर किए गए थे? तो इस साल भारत के 79 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई थी। तो कितने? 79 विश्वविद्यालय ने जगह बनाई थी, जो पिछले वर्ष की कंपेयर में कितना आगे है? तो पिछले वर्ष के कंपेयर में ये 25.7% क्या है, अधिक है। जो पहले जारी की गई थी उससे 25%, 25.7% अधिक है, ये याद रख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या करें। करें क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग में 5 संकेतों पर आधारित है, जिसमें एचएस इंडेक्स और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क भी शामिल है। तो हाँ, यहाँ पर इस जो ये रैंकिंग दी जाती है, 5 जो आपका संकेत होता है, इंडिकेटर होता है, वो इंक्लूड किया जाता है। अब 5 ये इंडिकेटर कौन से हैं? तो वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं? एक याद रखिएगा, एकेडमिक रिपुटेशन, को उस संस्थान की एकेडमिक रिपुटेशन कितनी बनी हुई है, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या है? एम्प्लॉयर रिपुटेशन, जो उस संस्थान में काम करता है या जो उस संस्थान में स्टडी करता है, उसका क्या होता है, वो उसका एम्प्लॉयर का रिपुटेशन कितना है। दूसरा हो गया एकेडमिक रिपुटेशन, हो गया एम्प्लॉयर रिपुटेशन, हो गया रिसर्च रिटेशन प्रति पेपर, हो गया, याद रखिएगा, रिसर्च रिटेशन प्रति पेपर हो गया, और एच इंडेक्स और इंटरनेशनल रिसर्च इंडेक्स, एच इंडेक्स और इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, ये भी आपका शामिल हो गया। तो ये तो दोनों शामिल ही हैं। कह रहे 2025 में रैंकिंग में 79 भारतीय संस्थाओं में 533 रैंकिंग स्लॉट प्रदान किए। तो याद रखिएगा 79 भारतीय विश्वविद्यालय, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होना चाहिए। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब आपका क्या हुआ, दूसरा आपका ये टॉपिक आ गया। पहला टॉपिक लगभग खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो हमने बता दिया है, अगर अब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इस टॉपिक के आगे आपको, मतलब इस टॉपिक में जितना भी चीजें थी, मैंने सब कुछ लगभग बता दिया है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर याद रख लेंगे। यहाँ पर एक चीज क्या याद रखेंगे, ये कब जारी किया गया था? ये 12 मार्च, याद रखिएगा, 12 मार्च 2025 को जारी किया गया था। 12 मार्च 2025 को जारी किया गया था। दूसरा ये याद रखिएगा, क्यूएस का मीनिंग क्या होता है? हमेशा आप कहते हैं क्यूएस, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो क्यूएस का मीन्स मतलब क्या होता है? जो क्यूएस का मतलब होता है, वो क्या होता है? इसको ये देखिए, यही होता है, क्वा क्लिवेरी, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेरेली, क्वा कुरेली साइमंड्स, ठीक है। तो क्या कुरेली साइमंड्स इसका फुल फॉर्म होता है। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यही होता है, क्वा कुरेली साइमंड्स। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीमित बैठक में इसका मतलब इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया गया, मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, रोपवे कार्यक्रम को। और ये किस कार्य, मतलब किस के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है? तो ये पर्वतमाला परियोजना के तहत ये काम कर चल रहा है। तो पहले आप इसमें एक डिटेल में समझ जाइए कि ये जो रोपवे का कार्यक्रम पर्वतमाला के तहत चल रहा है, मोदी जी की अध्यक्षता में ये इसके निर्माण को मंजूरी दी गई है, इसका मीन्स क्या है, ये किस प्रणाली पर काम करेगा, हर चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं, पहले मैं आपको एक फिगर वाइज समझाता हूं, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिगर वाइज क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्या हम बना रहे हैं, एक ये है और दूसरा हम ये ले लेते हैं। आपके पास दो रोपवे है। कौन सा रोपवे है? ये, क्योंकि मोदी जी ने दो रोपवे का निर्माण को मंजूरी दी है। तो इस रोपवे का नाम क्या है? इस रोपवे का नाम है सोन प्रयाग। ठीक है, सोन प्रयाग से कहां तक? केदारनाथ तक। तो याद रखेंगे, यहाँ पर सोन प्रयाग से केदारनाथ रोपवे है। दूसरा क्या है? तो दूसरा अगर आपको देखा जाए, दूसरा है
गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। तो यहां लिख देते हैं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब। अब इसी से मैं, इसी फिगर से मैं आपको क्वेश्चन सब करवाऊंगा। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए पहले अगर हम पहले बात करते हैं, पहले आप ये कहेंगे इसकी बैठक की मंजूरी कब दी गई थी, दोनों की बैठक। तो दोनों की बैठक की मंजूरी 11 मार्च, हर चीज आपके मैगजीन में दिया गया है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। 11 मार्च 2025 को बैठक की मंजूरी दी गई थी, मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो कब इसकी मतलब मंजूरी दी गई, 11 मार्च 2025 को। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों की लंबाई कितनी है। तो सोन प्रयाग से केदारनाथ की लंबाई कितनी है, 12.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोविंद घाट से हेमकुंड तक लंबाई कितनी है, 12.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो 12.9 किलोमीटर सोन प्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड 12.4। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले बने हैं और इस बार बनने की संभावना है। पिछला पेपर देखेंगे आप, पीसेस का उठा के लंबाई से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस टनल, जैसे टनल कोई बना है, उस टनल की लंबाई, तो ऐसे लंबाई भी पूछता है आपका। ठीक है, तो 12.9 किलोमीटर और 12.4 किलोमीटर गोविंद घाट से हेमकुंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ, इतना तो आप हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो चार चीजें, और एक चीज हमने आगे क्या बताया था, ये किस परियोजना के अंतर्गत, पर्वतमाला परियोजना के लिए, पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। दोनों ही कार्य पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत चलेगा। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनकी लागत कितनी लगेगी, क्योंकि लागत भी जरूरी है। अगर हम इसकी लागत देखते हैं तो इसकी लागत कितनी लगेगी, 4081.28 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेगा। इसकी लागत कितनी लगेगी, इसकी लागत लगेगी 2730.13 करोड़ रुपए यहाँ पर इसकी लागत लगेगी। और ये किस बेस पर बनाया जाता है, मतलब किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं विकसित किया जा रहा है, ये पीपीटी मॉडल पर विकसित, पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ये याद रहे। अभी देखिए जितना फैक्ट पढ़े हैं, इसी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है। अब यहाँ पर देखिए तकनीक, किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो सोन प्रयाग प्रयाग से केदारनाथ तक है, यहाँ पर कौन सी तकनीक यूज किया जा रहा है, 3S तकनीक यूज किया जा रहा है। 3S तकनीक मतलब क्या होता है, ये ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला प्रणाली, कौन सा है, ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला प्रणाली इसको कहते हैं। और जो गोविंद घाट से हेमकुंड तक, ये कौन सी प्रणाली का यूज किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, ये जो 12.4 किलोमीटर है, यहाँ पर 12.4 किलोमीटर के को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला कौन सा है, पहला है 10 दशमलव, यहाँ पर याद रखें, पहला है जो 10 दशमलव क्या है, 10 दशमलव आपका 5 5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 10.5 किलोमीटर तक कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये 10.5 मान लेते हैं इतना है। तो यहां से यहां तक किस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, यहां से यहां तक आपका मोनो केबल डिटेचेबल प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखेंगे, मोनो केबल डिटेचेबल, डिटेचेबल डिटेचेबल प्रणाली। ठीक है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब जो 10.5 से यहां तक, अब देखिए ये एक नाम दे दिया गया है, जे जहां तक तो अभी नाम तो ये हेमकुंड तक है ना, बीच में क्या नाम दिया जाएगा, जहां पर मोनो केवल डिटेचेबल प्रणाली का प्रयोग, यहाँ नाम दिया गया है घाघरिया। तो याद रखिए घाघरिया, ये सब पढ़िएगा आप, मैगजीन देखेंगे तो आपको पूरा याद है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक नाम दे दिया गया है, यहाँ घाघरिया से हेमकुंड तक। तो घाघरिया से हेमकुंड तक अगर पूछा जाए, कि ये कितना हुआ, 1.85 लगभग हुआ, यहाँ पर कितना, जो ये घाघरिया से हेमकुंड तक किस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ भी 3S प्रणाली का, ट्राइकेबल डिटेचेबल गंडोला प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर याद रख लेंगे, यहाँ पर किस प्रणाली का, 3S प्रणाली का। सोन प्रयाग से केदारनाथ के बीच में 3S प्रणाली का, 3S मतलब ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडोला प्रणाली। ठीक है,
और ये यहाँ पर गोविंद घाट से घंघरिया तक मोनो केबल डिटेचेबल प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और जो ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लगभग 18,000 लोग यात्रा कर सकेंगे, ठीक है, ये एक बार। और यहाँ पर जो ये वाला में यहाँ पर लगभग 11,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। यहाँ 18,000, यहाँ 11,000। यहाँ 11,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे, यहाँ लगभग 18,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। और जो ये पूरा समय लगेगा, यहाँ लगभग 36 मिनट में एक समय पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं, अब यही सब हम इसी जो यहाँ पढ़े हैं यही देख लेते हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना की लंबाई 12.9 किलोमीटर है। तो 12.9 किलोमीटर कह रहे हैं, तो एकदम सही है। 12.9 किलोमीटर, ये देखिए एकदम ये आपका क्वेश्चन सही करा है। दूसरा कह रहे हैं, यह परियोजना DBFOT मॉडल के अंतर्गत PP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। तो हाँ, PP मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत देखिए, सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे की अनुमानित लागत कितनी है? 4,000 करोड़ लगभग है। और यहाँ कह रहे हैं ये तो किसकी लागत है? तो ये 27-30 किसकी है? ये गोविंद घाट से हेमकुंड की। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन करिए, सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे 3S तकनीक का उपयोग होगा। तो 3S तकनीक मतलब क्या है? ट्राई केबल डिटेचेबल गंडोला प्रणाली, इसका प्रयोग होगा ये। तो हाँ, हमने यहाँ कहा था, यहाँ इसी का प्रयोग किया जाएगा। मोनो केबल में वहां पर प्रयोग किया जाएगा घघरिया, गोविंद घाट से घघरिया के बीच में। इस परियोजना की यात्रा का समय 36 मिनट होगा। तो हाँ, सोनप्रयाग से केदारनाथ जो यात्रा होगी वो 36 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। यह रोपवे प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को, इधर वाले में हमने कहा था 18,000, ठीक है, और इधर वाले में हमने कहा था 11,000। तो ये आप याद रखिएगा, यह रोपवे प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जा सकता है। तो ये यहाँ कौन सा आपका डी वाला आपका सही हो। देखिए कितना आसानी से आप कर दे रहे होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला डी वाला, ये क्वेश्चन करिए। जब जैसे मैं जल्दी बताऊं तो आप वीडियो पॉज करके कर लिया करिए, ठीक है, ताकि आपको क्या वो आसानी कुछ सोचें और समझे, तो ताकि ज्यादा देर तक याद रहे। गोविंद घाट से घगरिया तक मोनो केबल गोंडोला अ, लगेगा। कह रहे हैं गोविंद घाट से घगरिया तक मोनो केबल गोंडोला लगेगा। तो हमने क्या कहा था कि ऊपर वो जो दूसरा वाला था वो दो पार्ट में डिवाइड था। गोविंद घाट से घगरिया तक, फिर घगरिया से हेमकुंड तक। घगरिया से हेमकुंड तक तो ट्राई केबल लगेगा, लेकिन वहां पर गोविंद घाट से घगरिया तक क्या लगेगा? वहां पर लगेगा आपका मोनो केबल। तो ये एकदम सही कह रहा है, गोविंद घाट से घगरिया तक मोनो केबल मॉडल गोंडोला बनेगा। घगरिया से हेमकुंड तक ट्राई केबल बनेगा गंडोला। तो याद रखिए, घंगरिया से हेमकुंड तक ट्राई केबल, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए, गोविंद घाट से घगरिया तक मोनो केबल है। अब इसके बाद घगरिया से हेमकुंड, तो ये देखिए घगरिया है, ये हेमकुंड है, यहाँ पर 3S ट्राई केबल बनेगा, जो ये बन रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कोई भी करंट पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। आप वो वाला करंट मत पढ़िए कि मतलब एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, फिर आप वहां पर जाकर कहेंगे जब पेपर से बाहर निकलेंगे कि पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं आता, आप सिंपल पढ़ते हैं, क्योंकि सब लोग सिंपल ही पढ़ाते हैं। अगर ये ऐसे टफ क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उनका क्या जाएगा? व्यू ही नहीं जाएगा। तो सभी लोग क्या होते हैं, सिर्फ व्यू देखने के लिए क्या होते हैं, सिंपल पढ़ा देते हैं, उसमें उनका घाटा नहीं, उनका तो व्यू चला जाता है सिंपल क्वेश्चन पर। लेकिन प्रॉब्लम आप सबकी हो जाती है, फिर कहते हैं पेपर टफ आ गया, इस बार हुआ नहीं। ठीक है, तो हमेशा जब टफ पढ़ेंगे, अब अगर यहाँ से कोई सिंपल भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत कर देंगे। एक बार सिंपल क्वेश्चन इसका करिए, तुरंत आप किसी से पूछ लेंगे इस टॉपिक के बारे में, तुरंत आप उसका सिंपल क्वेश्चन कर देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा थोड़ा सा हार्ड पढ़ने, अपने जितना हार्ड पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग डेवलप होगा। अब जितना सिंपल पढ़ेंगे उतना ही उसी में आपका जाएगा। फिर जब वहां वो एक तो पेपर का प्रेशर रहता है, तो वहां पर अगर सिंपल भी क्वेश्चन रहता है तब भी हार्ड लगता है एग्जाम हॉल में, और वो हार्ड क्वेश्चन आ गया तो और हार्ड होगा, फिर आपका दिमाग ही खराब हो जाता होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा हार्ड पढ़िए, क्योंकि वो कैपेसिटी बनना चाहिए आपके अंदर, एफिशिएंसी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या होता है, हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की। तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले परियोजना को सरकारी बजट से पूरा किया जाएगा, हमने कहा पीपीपी मॉडल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
ये पूरा किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों लगेगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा आपका सही है, तो ये देखिए पहला दूसरा आपका सही है। अब इसका पीडीएफ सब लोग कह रहे थे जैसे ही आप लिखते हैं वैसे ही पीडीएफ दे दिया करिए, तो मैं वैसे ही दे दूंगा, जैसे ही लिखता हूँ वैसे ही पूरी पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, इसमें कुछ उटाऊंगा नहीं, ठीक है। पर्वतमाला परियोजना करें, पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत इन रोपवे की को स्वीकृति मिली है। करें पर्वतमाला, अभी हमने क्या कहा था कि पर्वतमाला के अंतर्गत इनको स्वीकृति मिली, एकदम सही है। करें इन रोपवे परियोजना को हर मौसम में यात्रा संभव हो सकेगी, इसीलिए तो इतना पैसा लग रहा है, 4,000 करोड़, 2,700 करोड़ रुपए लग रहा है हर मौसम के लिए, नहीं तो क्या होता, ना लगाते इतना पैसा। ये परियोजनाएं 100% विदेशी निवेश से, ये देखिए विदेशी निवेश नहीं, इसमें सरकार भी एक शामिल है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ कौन सा हो जाएगा, एक दो आपका सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ये देखिए ए वाला आंसर सही है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया करिए, ठीक है, ताकि जब आपका पेपर नजदीक आ जाए, तो जब आपको ये मन ना करे कि अब कौन मैगजीन उठाएगा, तो क्या करें, इस पीडीएफ को लेकर मतलब आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसके बाद स्क्रॉल करते करते पढ़ते पढ़ते आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा, तो रिवीजन हो जाएगा इससे। करें, भारत ने 13वीं शासकीय परिषद बैठक की बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्ष, अब देखिए ये दूसरा आपका टॉपिक आ गया। अब देखिए पहले मैं ये बता देता हूँ, बीओबीपी आईजीओ है क्या। इसका मतलब होता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, तो ये करें बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, पी माने प्रोग्राम, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, आई माने इंटर, जी माने गवर्नमेंटल, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन। तो बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, ये फुल फॉर्म है। अब देखिए क्या होता है, ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये इसकी बैठक कब आयोजित होगी, इसकी बैठक आयोजित हो गई ये 21 फरवरी 2025 को, ठीक है, 21 फरवरी 2025 को इसकी बैठक आयोजित की गई। अब पूछ रहे हैं कि इसकी बैठक आयोजित कहाँ की गई, तो इसकी बैठक आयोजित कहाँ की गई, तो इसकी बैठक आयोजित मालदीव में की गई, याद रखेंगे। कहाँ पर इसकी बैठक आयोजित की गई, तो इसकी बैठक मालदीव में आयोजित की गई इस बार, ठीक है, तो ये मालदीव में इस बार आयोजित की गई, ठीक है। तो यहाँ करें, यह बैठक श्रीलंका और कोलंबो में आयोजित की गई, तो ये गलत है, ये इसकी बैठक कहाँ पर, मालदीव में। अब पूछेंगे कि इसके अस्थाई सदस्य कौन से हैं, तो ये जो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अगर अस्थाई सदस्य की बात करें, तो इसके अस्थाई सदस्य कौन से हैं, बांग्लादेश, इसका एक अस्थाई सदस्य बांग्लादेश है, दूसरा अस्थाई सदस्य भारत है, तीसरा अस्थाई सदस्य आपका मालदीव है, जहां पर इस बार बैठक आयोजित की गई, चौथा अस्थाई सदस्य कौन सा है, ये श्रीलंका है। अब देखिए ये चारों देश आपके अस्थाई सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं, वो कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर इंडोनेशिया, याद रखेंगे, इंडोनेशिया सहयोगी सदस्य देश के रूप में है पहला। दूसरा कौन सा आपका देश है, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, ये सहयोगी वाले हैं, मलेशिया हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, और थाईलैंड हो गया, ये सहयोगी सदस्य के रूप में तीसरा और चौथा। तो इसी पर अब इस पहला वाला दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, तो ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं, ये देखिए कह रहे हैं जो बीओबीपीआईजीओ है, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका करें, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये आपका गलत है। इस जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय चेन्नई के कोयम्बटूर में है, याद रखेंगे, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा करें, इसका उद्देश्य छोटे व आर्सेनल मत्स्य पालन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना, तो हाँ इसका यही उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है छोटे और आर्सेनल मत्स्य पालन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना, तो एकदम आपका ये आपका सही है। तो कौन सा सही है, दूसरा आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर कह रहे हैं बीओबीपीआईजीओ की सदस्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत हुआ,
बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ और म्यांमार इसके कह रहे हैं अस्थाई सदस्य हैं। कह रहे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार इसके अस्थाई सदस्य हैं। तो ये गलत है। देखिए, भारत भी अस्थाई सदस्य है, बांग्लादेश अस्थाई सदस्य है, श्रीलंका भी अस्थाई सदस्य है, लेकिन म्यांमार नहीं है। मालदीव जहां पर इस बार बैठक हुई थी, वो अभी हमने क्या बताया था, भारत, श्रीलंका, ये भारत, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इसके अस्थाई सदस्य हैं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। करें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड इसके सहयोगी सदस्य हैं। तो करें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड इसके क्या हैं, सहयोगी सदस्य हैं। तो ये आपका क्या कह रहे हैं, सही है कि गलत है? तो हाँ, दूसरा वाला सही है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड इसके क्या हैं, सहयोगी सदस्य। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके अस्थाई सदस्य हैं और ये सहयोगी सदस्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए, बी वाला आंसर लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िए और बताइए कौन सा आपका सही होगा। यहाँ क्या कोई टॉपिक है, भारत की 6 धरोहर यूनेस्को को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में नहीं शामिल किया गया है, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें देखते हैं कहां पर किया गया है। पहला पढ़िए, कह रहे हैं मार्च 2025 में यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो क्या भारत, यूनेस्को ने भारत के 6 अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ऐसी किया है? तो हाँ, एकदम सही है, 6 अस्थायी स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। दूसरा क्या करें, इन नए स्थलों के साथ भारत के अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 60 हो गई है। देखिए, भारत में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 60 नहीं 62 हो गई है। याद रख लेंगे कितनी हो गई है, 62 हो गई है। तो पहला वाला इसमें सही से चयन करना था, सही कथन का। तो पहला वाला आपका सही है और दूसरा वाला गलत है। कितनी हो गई है अस्थायी, अस्थायी स्थल है यूनेस्को की भारत में, तो 62 हो गई है। याद रखेंगे, केवल एक सही है, दूसरा सही गलत है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये बताइए, दोनों बताइए है क्या करें। कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इसके बारे में सही आपको कथन बताना है। दोनों पढ़िए, देखिए कौन सा आपको आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ये जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, करें यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर शामिल किया गया है। तो सही है, जो कांगेर आपका वैली है नेशनल पार्क, इसको यूनेस्को की के मतलब यूनेस्को के अस्थायी सूची में जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य में शामिल किया गया है। ठीक है, कांगेर वैली में, वैली को 6 हैं, तो 6 में एक कांगेर घाटी है, एक आपका मुदुमल मेगालिथिक में मेनहिर तेलंगाना, दूसरा ये है। तीसरा अशोक कालीन शिलालेख है। चौथा है 64 योगिनी मंदिर है। पांचवा गुप्त कालीन मंदिर है। छठवां क्या है, ये बुंदेला राजवंश के महल और किले। तो ये 6 हैं, ये याद रख ले। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कांगेर घाटी जिसके बारे में अभी क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना का। तीसरा क्या है, अशोक कालीन जो शिलालेख लेख है, हर जगह के, एक ही जगह के नहीं, हर जगह के, सभी राज्यों के। पांचवा क्या है, 64 वो, चौथा क्या है, 64 योगिनी मंदिर है। पांचवा गुप्त कालीन मंदिर है और छठवां बुंदेला राजवंश के महल और सिक्के हैं। तो ये बताइए, तो ये पहला वाला तो एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं, इस उद्यान में 150 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी से निकलती है। अब देखिए, पेपर में आपको क्या पूछेगा कि तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, तो तीरथगढ़ गढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, तो यहीं पर है। तीरथगढ़ जलप्रपात आपका यहीं पर इसी उद्यान में है। जो कह रहे हैं इंद्रावती नदी से निकलती है, तो ये गलत है। इंद्रावती नदी से नहीं निकलती है, ये कांगेर नदी से ही निकलती है। किस नदी से निकलती है, कांगेर नदी से। कांगेर
नदी से ही निकलती है, ठीक है, निकलती है। तो ये याद रखिएगा, इस उद्यान में 150 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी से निकलती है। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंद्रावती नहीं है, ये कांगेर नदी से ही निकलती है। तो पहला वाला एक ही आपका सही है। दूसरा करें ये पढ़िए। करे मुदगल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना स्थित लौह युगीन स्थल है जो खगोलीय अध्ययन और दफन क्रियाओं से संबंधित हो। तो हाँ, ये जो अभी दूसरा वाला अस्थायी तौर पर शामिल किया गया, ये यही है, एकदम सही है। यह स्थल भारत की गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, गुप्तकालीन नहीं है, ये क्या है, लौह युगीन, याद रखेंगे, लौह युगीन, लौह युगीन काल की है, युगीन काल की ये है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लव युगीन काल की है। तो दूसरा वाला आपका क्या है, गलत है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है, पहला वाला ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अशोक कालीन शिलालेख भारत के विभिन्न राज्यों में पाए जाते हैं और चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर उकेरे गए हैं। तो एकदम सही है। अशोक जो इंक्रिप्शन है, आर फाउंड अक्रॉस बैरियर इंडियन स्टेट्स एंड कवर्ड ऑन द रॉक पिलर्स एंड केव्स, एकदम सही है। ये शिलालेख मुख्यतः पहली शताब्दी ईसा, अब देखिए अशोक का अगर इतिहास आप पढ़े होंगे तो क्या पहले शताब्दी के आसपास मिलते हैं, नहीं, ये हमेशा कौन से शताब्दी के आसपास मिलते हैं, ये हमेशा तीसरी शताब्दी के आसपास का पाया माना जाता है। तो याद रखिएगा, तीसरी, थर्ड ईसा पूर्व, ठीक है। तो यह दूसरा वाला आपका गलत है, तो पहला वाला ही आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है भारत के कुल 43 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। तो जो अभी लेटेस्ट डाटा है, वहां पर अगर भारत में देखा जाए तो 43 स्थल जो है वो विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को की। तो ये एकदम मतलब फैक्ट है, इसको याद रख लेंगे। और क्या है, 43 स्थल तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जो 35 स्थल है, इस वो मतलब इसी 43 में से जो 43 अगर हम यहाँ लिखते हैं, तो इसमें अगर 35 स्थल देखा जाए तो ये क्या है, सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में शामिल है। किसमें है, सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में ये शामिल है। और 35 में सांस्कृतिक हो गया, मतलब 43 में 35 सांस्कृतिक हो गया, फिर 7 जो हो गया ये प्राकृतिक हो गया, याद रखेंगे, ये 7 प्राकृतिक हो गया। और सांस्कृतिक और प्राकृतिक मिलाकर एक जो स्थल बचता है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल के रूप में ये शामिल किया जाएगा। तो कितना हो गया, ये 35, 7, 42, 1, 43। तो ये 43 आपका हो गया। तो 43 जो स्थल है भारत के, कुल 43 स्थल है, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो एकदम सही है, जिसमें 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, और जो एक होता है वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों स्थल की मिश्रित श्रेणी में शामिल है। इसमें 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, एक मिश्रित है, एकदम सही है। दोनों ही सही है, एक और दो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देश में क्या हुआ है, देश में पहली बार जो नदी डॉल्फिन है उनकी गणना की गई है, जो फर्स्ट टाइम गणना की गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको याद रख लेंगे। अब ये गणना कब की गई, ये गणना एक डेट होता है जो 3 मार्च का डेट होता है। अब ये 3 मार्च का कौन सा डेट है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है इस दिन। अब देखिए, इसी दिन क्या किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किए थे। पीएम मोदी ने क्या किया था, कहां पर, जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वहीं पर जो वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, उसकी 7वीं बैठक की उन्होंने अध्यक्षता किया था। तो इसी में कहा गया था कि पहली बार नदी जो डॉल्फिन है उनकी गणना की रिपोर्ट जारी की गई इसी बैठक में। अब उसमें कहा क्या गया था ये देखते हैं।
देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2024 में जारी की गई थी, तो ये गलत है, 2025 में जारी की गई, तो ये तो आपका गलत हो गया। यह रिपोर्ट भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। अब इस रिपोर्ट में जैसे आप देखते होंगे 8,000 लेपर्ड या चीते, ऐसे गणना नहीं होती, ऐसे डॉल्फिन की गणना हुई। तो यहाँ पर कुल कितनी डॉल्फिन निकली? तो यहाँ पर कुल 6,327 जो है वो नदी, मतलब वो डॉल्फिन पाई गई। तो अब ये जो 6,327 डॉल्फिन पाई गई, इसमें 6,324 जो आपके गंगा नदी डॉल्फिन हैं, और 3 जो हैं ये सिंधु नदी डॉल्फिन हैं। याद रखेंगे वो कहाँ पाई गई? सिंधु नदी। तो 6,337 में 6,324 गंगा नदी डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन है। तो इस रिपोर्ट में कितना, भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई, तो एकदम सही है। गंगा नदी की सहायक नदियों में 3,275 डॉल्फिन नदियां, मतलब डॉल्फिन पाई गई। कहें जो गंगा नदी की सहायक नदी है उसमें कितनी डॉल्फिन पाई गई? तो उसमें करें 3,275, तो ये गलत है। देखिए जो गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसमें कितनी जो डॉल्फिन पाई गई? तो गंगा नदी की सहायक नदी में 2,414 जो डॉल्फिन पाई गई। ये याद रखिए 2,414 ये गंगा की सहायक नदी में पाई गई। और जो 3,275 दिख रहा होगा, ये क्या है? गंगा की मुख्य धारा में। याद रखेंगे किसमें? गंगा की मुख्य धारा में। तो ये जो 3,275 था इसको याद रख लेंगे, ये गंगा की मुख्य धारा में पाई गई, गंगा की मुख्य धारा में। ठीक है, अब ये आपका सही हुआ। अब देखिए, तो 2,414 कहाँ पे थे? तो 2,014 414 ये गंगा की सहायक नदी में पाई गई, और गंगा की मुख्य धारा में 3,275। अब देखिए गंगा की जो सहायक नदियों में, जैसे ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा में कितनी आई थी? 5,584। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 51, और ब्यास नदी में 4 डॉल्फिन आई थी। तो ऐसे ऐसे सभी की थी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गंगा की मुख्य धारा में हो जाएगा, और ये गंगा की सहायक नदी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ दो ही वाला सही होगा, और तो गलती होगा। यहाँ पर गंगा की मुख्य धारा में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, तो सही है। गंगा की जो मुख्य धारा में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, तो एकदम सही है। करें सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या 3 थी, और केवल पंजाब में पाई गई, तो एकदम सही है। जो सिंधु नदी डॉल्फिन की संख्या कितनी थी? 3 थी, जो पंजाब में पाई गई। डॉल्फिन सर्वे केवल 5 राज्यों में किया गया था। नहीं, डॉल्फिन सर्वे जो होता है वो 5 से अधिक राज्यों में किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई। उत्तर प्रदेश में कितनी डॉल्फिन पाई गई? उत्तर प्रदेश में 2,397 डॉल्फिन पाई गई। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे पाई गई? तो इसके बाद बिहार में डॉल्फिन पाई गई। तो बिहार में कितनी डॉल्फिन पाई गई? 2,220 डॉल्फिन पाई गई। कहाँ पर? बिहार में। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन पाई गई, 815 पाई गई। मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई, गंगा नदी डॉल्फिन। इसके बाद असम में कितनी डॉल्फिन पाई गई? तो असम में 635 डॉल्फिन पाई गई। झारखंड में कितनी पाई गई डॉल्फिन? झारखंड में 162। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिला दिया जाए तो यहाँ पर ओनली कितना पाई गई? राजस्थान और एमपी में 95। और पंजाब में कितना पाया गया? तो पंजाब में भी 3 बताया, तो इतना पाया गया। तो यूपी में इतना, दो यूपी वाला याद रख लीजिएगा डाटा, और बिहार वाले बिहार वाला डाटा याद कर लेंगे। 2397 कहाँ पर? यूपी में पाया गया। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर? 2397 यूपी में। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तीसरा तो गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। यह ये वाला देखिए, ये वाला बताइए। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक, 7वीं बैठक गिर नेशनल पार्क में आयोजित की गई, पीएम मोदी की अध्यक्षता में। अभी हमने बताया, एकदम सही है। इस बैठक में प्रोजेक्ट घरियाल और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण पर निर्णय लिया गया, तो ये भी एकदम सही है। तो ये दोनों ही आपका सही है। कौन? और दूसरा करें, यस ए सी ओ एन केंद्र असम में स्थापित किया जाएगा। अब यस ए सी ओ एन ये क्या है? सलीम अली सेंटर फॉर
आर्नियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम है। क्या नाम है? सलीम अली सेंटर फॉर आर्नियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इसका क्या है नाम है। ये करें कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर? ये कोयम्बटूर में स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा कहाँ पर? कोयम्बटूर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ पर? ये कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर, ठीक यहीं पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। एक दो सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ये वाला देखते हैं। ये बताइए, करें बरदा भ्रड़ की बढ़ती शेरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वहां नए बागों को बसाने की योजना बन रहा है। करें तो वहां नए मतलब बढ़ती संख्या को देखकर नए बाग क्या बसाएंगे? वहां खुद ही बढ़ रहा है, तो ये तो गलत। वहां भोजन की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर? जूनागढ़ में ये राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की स्थापना किसने रखी? प्रधानमंत्री ने रखी। कहां पर? जूनागढ़ में रखी, ये याद रखेंगे। एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना 2025 में शुरू की जाएगी। तो एक भी एकदम सही है। एशियाई शेरों की जो 16वीं जनगणना होगी वो कब शुरू की जाएगी? 2025 में शुरू की जाएगी। ये भी आपकी कथन सही है। तो ये दोनों याद रखेंगे। जूनागढ़ में क्या राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखेगी। और 16वीं जनगणना कौन सी? एशियाई शेरों की 2016 मतलब 2025 में शुरू की जाएगी। तो दूसरा और तीसरा कहाँ है? यहाँ पर किसी में है? हाँ, बी वाले में आपका है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ वाला बताइए क्या है? ये डी, तीनों मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब बताइए, करें कोयम्बटूर में स्थित SACON। अब SACON क्या होता है? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नियोलॉजी। मैं लिख देता हूँ एक बार। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी एंड नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो आपका स्थापना किया जाएगा, ये स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये स्थापना कोयम्बटूर में किया जाए स्थापित किया जाएगा। जो क्यों स्थापना इसको किया जाएगा? क्योंकि जो वन्य जीव और मानव के बीच जो संघर्ष चलता है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाएगा। याद रख लेंगे, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की कोई योजना नहीं है, तो है योजना। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की योजना है। और गांधी सागर अभ्यारण्य है कहाँ? तो गांधी सागर अभ्यारण्य एमपी में है, ये याद रखेंगे। नई बाघ संरक्षण योजना और डाल्फिन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। कौन सा? एक और तीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ये बताना है। तो ये कौन सा स्थल घोषित किया गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं Which of the following has officially declared गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? तो कौन सा है? अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी को क्या किया गया है? गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी को। ठीक है, अब ये कौन खाता है? ये ऊंट जो होते हैं वो खाते हैं थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर देखते हैं, करें अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल में पाया जाने वाला मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है पारिस्थितिक तंत्र? ये क्या है? गैर ज्वारीय वातावरण में पनपने वाला क्या है? मैंग्रोव है। किस वातावरण में? गैर ज्वारीय वातावरण में पनपने वाला ये क्या है? ये मैंग्रोव है। ये वाला बताइए, करें अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी? इसका एरिया कितना है? तो 32.78 लाख हेक्टेयर इसका एरिया है। कितना? 32.7 लाख हेक्टेयर। यहाँ पर ये देखते हैं, ये अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल कहाँ पर स्थित है? करें कच्छ के लखपत तालुका में, कच्छ जिले के भाचाऊ तालुका में, कच्छ जिले के आनंद तालुका में, सूरत जिले के। तो ये आपका कच्छ जिले के लखपत तालुका में।
ठीक है, आज यहाँ पर आंसर आपको कुछ दिख जा रहा होगा क्योंकि आंसर हमने मिटाया नहीं था। अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व का संरक्षण, यही उद्देश्य है। बस, और कुछ मत पढ़िए। अब देखिए, ये नया टॉपिक आपका आ गया। ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पर ये पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पिछले बने थे। ठीक है, ड्रोन ड्रोन से आपको पेपर में क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। भारत ने 21 जनवरी 2025 को मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भागीदारी की घोषणा की है, तो एकदम सही है। ये यूरोड्रोन कार्यक्रम क्या है? ये यूरोड्रोन क्या है? जो अमेरिका की ड्रोन MQ-9B है, उस प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए, उस सिस्टम पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय देशों के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखिए, ये पहल किन यूरोपीय देशों के द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें आपका जर्मनी है, इसमें इटली है, इसमें आपका फ्रांस है, इसमें आपका स्पेन है। तो ये 4 देश हैं जो इसमें क्या कर रहे हैं, ये पहल चला रहे हैं। तो भारत को भी इसमें इस बार शामिल किया गया है, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। यूरो ड्रोन कार्यक्रम का उद्देश्य यूरोपीय देशों की अमेरिकी MQ-9 जैसे ड्रोन प्रणालियों पर निर्भरता को बढ़ाना नहीं, कम करना है। तो यहाँ कम करना, दूसरा गलत हो जाएगा। यूरो ड्रोन कार्यक्रम को संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCR द्वारा प्रबंधित मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो एकदम सही है। पहला और तीसरा एकदम सही है और दूसरा गलत है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, पहला तीसरा सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश है। तो पहले जापान भी इसमें शामिल हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, भारत इसमें शामिल हुए, तो ये एकदम आपका सही है। यूरोड्रोन कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था। करें 2017 में शुरू किया गया, नहीं 2016 में ये शुरू किया गया था। यूरोड्रोन कार्यक्रम का उद्देश्य यूरोपीय देशों को अत्याधुनिक निगरानी क्षमताएं प्रदान करना। तो ये वाला आपका क्या है, ये भी सही है। तो 1 और 3 क्या है, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे यूरोड्रोन कार्यक्रम यूरोप के प्रमुख 4 देश कौन सा है? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, संयुक्त पहल है। हम आगे बता चुके हैं, सही है। यूरोड्रोन कार्यक्रम का पहल प्रोटोटाइप 2027 में उड़ान भरने की संभावना है। तो पहला प्रोटोटाइप 2027 में उड़ान भरने का संभावना है यूरोड्रोन कार्यक्रम के तहत। तो ये भी आपका सही है। यूरोड्रोन कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिकी ड्रोन प्रणालियों पर निर्भरता को बढ़ाना नहीं, घटाना है। MQ-9। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो IBCA है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अब एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन गया है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, अब एक पूर्ण पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा इसको प्राप्त हो गया है। तो ये एकदम आपका सही है, इसीलिए ये सुर्खियों में है। भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय IBCA फ्रेमवर्क समझौते का डिपोजिटरी, यानी गृह मंत्रालय नहीं है, ये विदेश मंत्रालय है। याद रखें कौन सा, विदेश मंत्रालय है। IBCA फ्रेमवर्क समझौता 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ था, तो एकदम सही है, 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। कौन सा, 1 और 3 यहाँ पर सही होना चाहिए, तो सी वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपका कथन सही है। कह रहे हैं IBCA की घोषणा पहली बार 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। सही है, 9 अप्रैल पहली बार 9 अप्रैल 2023 को की गई थी। IBCA में अब तक केवल 5 देशों में ने शामिल होने की सहमति दी है। तो IBCA में अब तक कितने, अब तक केवल 5 देशों ने शामिल होने की इसमें सहमति दी है। किसमें, IBCA में। एकदम अब तक केवल 5 देशों में, एकदम गलत है ये। अब तक 5 देशों ने नहीं, अब तक 27 देशों ने IBCA में शामिल होने की सहमति दी है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, कितने, 27 देशों ने। 5 देश तो अभी जो यहाँ पर स्वीकृत के बाद ये कानूनी दर्जा हो गया, इसकी हो गया। ठीक है, IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। तो हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका मुख्यालय याद रखेंगे, ये भारत में स्थापित किया जाएगा। ये भारत के लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। इसमें अभी 27 देश हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2023 को ये इसकी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ होना चाहिए, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
बी वाला आंसर सही नहीं। यहाँ देखिए 29 नंबर का करें, आईपीसीए केवल उन देशों तक सीमित है जिनके पास बड़ी बिल्लियां प्रजातियां हैं। करें ये उन देशों के पास सीमित है जहां पर बड़ी बिल्लियां, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ये बड़ी बिल्लियों की जो प्रजातियां होती हैं उनको मतलब वहां पर संरक्षित किया जाता है। आईपीसीए का उद्देश्य दुनिया भर की 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण केंद्र पर संरक्षित करना है। तो दुनिया भर की जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनको संरक्षित करना है। जैसे 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें बाघ आ जाता है, बाघ आ जाता है, शेर आ जाता है, इसमें तेंदुआ आ जाता है, याद रखिएगा, इसमें हिम तेंदुआ आ जाता है, हिम तेंदुआ आ जाता है, ठीक है। हिम 1 2 3 4 हिम तेंदुआ आ गया। इसके बाद आपका कौन सा आ गया, बाघ शेर तेंदुआ, आपका आ गया हिम तेंदुआ आ गया, चीता आ गया, आपका चीता आ गया, जगुआर आ गया, ठीक है, जगुआर आ गया, ठीक है, प्यूमा आ गया, प्यूमा भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 हो गया, 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4, ये सबसे बाघ शेर तेंदुआ हिम तेंदुआ चीता जगुआर और प्यूमा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं इसमें 7 बड़ी बिल्लियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2024 में आईजीबीके की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो ये तीनों ही आपका सही है, यहाँ पर तीनों ही सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 30 वाला आंसर देखते हैं, 30 वाला क्या करा है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वैधानिक आयोग की स्थापना की। तो कौन है, केरल भारत का पहला राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैधानिक आयोग, तो ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए वैधानिक आयोग, ठीक है, स्टेचुरी कमीशन की स्थापना की, सही है। केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग केवल सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन एक सलाहकार निकाय है। तो ये याद रखिएगा, ये किसके अधीन है, तो ये याद रखिएगा, एक सलाहकार की भूमिका नीति निर्माण में यह सलाहकार की भूमिका निभाता है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक सलाहकार ही नहीं निभाता, सलाहकार को निभाता ही है, ये रक्षा करना, ठीक है, बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करना और नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको, इसमें उनकी रक्षा करना और सलाह देना दोनों काम होगा इसमें, ठीक है। तीसरा क्या है, यह आयोग वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों कल्याण की रक्षा करता है और नीतिगत मामलों के में परामर्श देता है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा होना, ये 2 और तीसरा आपका सही होना चाहिए, 1 2 3, एक तो एक और तीस, ये दूसरा, ये करें सामाजिक केवल सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन एक सलाहकारी निकाय है। तो यहाँ पर दूसरा वाला आपका गलत होना चाहिए, 1 और 3 सही होना चाहिए, सी वाला आपका सही होना चाहिए, डी नहीं, यहाँ सी वाला आपका सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सलाहकारी निकाय नहीं है, ये क्या करता है, ये बुजुर्गों की रक्षा करने का निर्माण करता है, बुजुर्गों का नीति निर्माण सलाहकार सबकी भूमिका निभाता है, समाज कल्याण अब यहाँ पर देखिए, केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत गठित आयोग विषय विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, सही है। यह आयोग बुजुर्गों के पुनर्वास, समाज और सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो दोनों ही सही है, मतलब अब आपको पता हो जाएगा कि ये केरल में ही किया गया है, बुजुर्ग मतलब नागरिकों के कल्याण से रिलेटेड पहला आयोग केरल में स्थापित हो गया है। नहीं, देखते हैं, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो पहला जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया जा रहा है, एकदम सही है। यह केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित होगा जो मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा, नहीं 100 नहीं 10 किलोमीटर दूर होगा। किससे, मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी से 10 किलोमीटर दूर होगा और यह केंद्र गोविंदगढ़ में स्थित होगा। तो दूसरा भी आपका सही है, सफेद बाघ मोहन की खोज 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव द्वारा की गई थी। तो हाँ सही है, जो सफेद बाघ मार्तंड है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, 1900, जो एक ही सफेद बाघ बचा था और सभी सफेद बाघ लुप्त हो चुके थे, तो राजा मार्तंड ने जंगल में एक सफेद बाघ की खोज की, मतलब वहां पर पाए वो और उसको संरक्षित किए, जिससे आज भी सफेद बाघों की संख्या बनी हुई है। तो ये याद रखिएगा, तीसरा भी सही है। तो आपका 1 और 2 सही है,
1 और 3 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या करा। करा सफेद बाघों के प्रजनन परियोजना भारत में 2011 से शुरू हुई थी। करें सफेद बाघों की जो प्रजनन परियोजना है, ये क्या है, 2011 से शुरू हुई है भारत में, तो एकदम सही है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो एकदम सही है, रीवा को सफेद बाघों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो दोनों ही आपको सही है। तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय पर केंद्रित पहली नीति रिपोर्ट है। ये किस पर रिपोर्ट है, ये है जो राज्य में सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं, वो क्या है, राज्य सार्वजनिक मतलब राज्य के विश्वविद्यालय हैं सरकारी, उस पर ये केंद्रित है, क्योंकि ये केंद्र नीति आयोग द्वारा इसलिए लाया गया कि राज्य कितना योगदान दे रहे हैं, राज्य विश्वविद्यालय कितना उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट है। कब जारी किया गया, ये 10 फरवरी 2025 को जारी किया है। जैसे अभी क्यूएस रैंकिंग थी वो पूरे इंडिया पे थी, इसी तरह ये भी ऐसा कुछ रिपोर्ट है। तो ये देख लीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार रैंकिंग जारी की गई है। तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला तो एकदम सही है। भारत में लगभग 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती है, तो ये एकदम सही है। भारत में जो उच्च शिक्षा होती है वो किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, ये 80% जो शिक्षा होती है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तीसरा क्या कर रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार नेशनल एवरेज यूनिवर्सिटी डेंसिटी में इंडिया कितना है, 2 पॉइंट मतलब 2 घनत्व है। रिपोर्ट के अनुसार देश में विश्वविद्यालय घनत्व का राष्ट्रीय औसत कितना है, 2.0 है, ठीक है, मतलब 2 है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। तो देखिए, अगर घनत्व देखा जाए विश्वविद्यालय घनत्व राष्ट्रीय औसत पर, ये एवरेज कितना है, ये बहुत ही कम है, 0.8 है, ये याद रख लेंगे। कितना है, 0.8। किस स्टेट का घनत्व सबसे ज्यादा है, ये बताइए। तो किस स्टेट का, सिक्किम का राज्य विश्वविद्यालय का घनत्व सबसे ज्यादा है, कितना है, 10.8 है। सोच वो 10.3 है, कितना है, 10.3 है, सोचिए कितना ज्यादा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, ये सब आता है। तो तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। कितना है, 0.8 है घनत्व, ठीक है, देश में विश्वविद्यालय घनत्व का राष्ट्रीय औसत। कह रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट में एसपीयू मतलब राज्य विश्वविद्यालय के लगभग 80 नीतिगत सिफारिशें की गई है। तो कितनी नीतिगत सिफारिशें की गई है, तो 80 नीतिगत सिफारिशें की गई है, एकदम सही है। जम्मू कश्मीर शिक्षा पर सबसे अधिक जीडीपी प्रतिशत खर्च करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। करें जो ये सब मेंस में भी लिख दीजिएगा, अगर आपका किसी शिक्षा से रिलेटेड कोई चीज लिखने को आ गया, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर है शिक्षा पर सबसे अधिक जीडीपी परसेंट खर्च करने वाला राज्य है, तो ये एकदम आपका सही है। तो जम्मू कश्मीर है जो सबसे ज्यादा जीडीपी परसेंट खर्च करता है। लगभग कितना खर्च करता है, तो 8.11% खर्च करता है। उसके बाद किसका आता है, उसके बाद मणिपुर का नंबर आता है, याद रखिए। उसके बाद मणिपुर का 7.25% खर्च करता है। उसके बाद मेघालय का नंबर आता है, ठीक है, तो मेघालय का 6.64% खर्च करता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, त्रिपुरा का नंबर आता है। त्रिपुरा का कितना खर्च करता है, 6.19% खर्च करता है ये त्रिपुरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और सबसे कम खर्च कौन करता है, तो सबसे कम खर्च कौन करता है, दिल्ली। दिल्ली कितना खर्च करता है, 1.67% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। सोचिए, दिल्ली सबसे कम खर्च करता है, और सब कहते हैं दिल्ली बहुत ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च कर रहा है। नहीं, कम खर्च, ये उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली में क्या है, लगभग केंद्र सरकार द्वारा ही है, ठीक है, इसीलिए यहाँ कम। तेलंगाना क्या है, तेलंगाना इसके बाद है 2%, ठीक है, तो तेलंगाना की हालत खराब है, 2% जीडीपी पर खर्च करता है। कर्नाटक कितना करता है उच्च शिक्षा के लिए, तो कर्नाटक 2.01% खर्च करता है।
तो ये तीन सबसे कम खर्च करने वाले, दिल्ली 1.6%, 2% आपका तेलंगाना, कर्नाटक 2.01%, ये उच्च शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। और उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? जम्मू कश्मीर खर्च करता है, फिर आपका मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? सबसे ज्यादा खर्च का जम्मू कश्मीर, दूसरा, पहला दूसरा सही है। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना शिक्षा पर 6% जीडीपी खर्च करता है। गलत है, तेलंगाना शिक्षा पर 2% ओनली खर्च करता है। तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। नहीं, देखते हैं यहाँ क्या करा है, थोड़ा सा कम। अब देखिए यहाँ पर क्या करा। कर रिपोर्ट के अनुसार नई शिक्षा नीति यानी 2020 के तहत 2035 तक एसपीयू मतलब राज्य शिक्षा में नामांकन 7 करोड़ तक बढ़ाने की संभावना है। तो कितना 2035 तक? तो 2035 तक 7 करोड़ बढ़ाने की संभावना है, नामांकन एकदम सही है। सिक्किम का विश्वविद्यालय घनत्व देश में सबसे कम है। सिक्किम में विश्वविद्यालय घनत्व देश में सबसे ज्यादा है, कम नहीं है। नीति रिपोर्ट में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों के साथ परामर्श नहीं किया, तो गलत किया है, तो केवल एक ही सही होगा, दोनों आपका गलत है। नहीं, देखते हैं यहाँ कर रहे हैं। बिहार में विश्वविद्यालय का घनत्व 2.0 है। कह रहे हैं बिहार में विश्वविद्यालय का घनत्व कितना है? तो जैसे सिक्किम में हमने क्या कहा था? 10.3 है। तो बिहार में कितना है ये बताना है। तो याद रखिए कि एक यहाँ पर सही बताना, सही तो आपका मिजोरम और अंडमान में लिंगा अनुपात संतुलित है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका विश्वविद्यालय घनत्व है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। राष्ट्रीय औसत कितना है? तो राष्ट्रीय औसत 0.8 है विश्वविद्यालय घनत्व के मामले में, ये नेशनल एवरेज है, ठीक है। अब देखिए इस नेशनल एवरेज से किस किस राज्यों में विश्वविद्यालय घनत्व कम है, आपको ये जानना चाहिए। किस किस राज्यों में? तो ये बिहार में आ जाता है। पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है राज्य? ये बिहार। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार एक ही स्थान पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा आ जाता है? वेस्ट बंगाल आ जाता है। और महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी होने के कारण भी यहाँ पर औसत जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय घनत्व है, राष्ट्रीय औसत उससे कम है। बिहार में तो 0.2 है और राष्ट्रीय औसत 0.8 है, और इसी के बीच में ये भी तीनों हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आप याद रखिएगा, मिजोरम और अंडमान निकोबार में लिंगा अनुपात क्या है? संतुलित है। तो ये भी बताया गया था कि मिजोरम और अंडमान निकोबार में लिंगा अनुपात क्या है? ये संतुलित है। नेक्स्ट देखते हैं। करें निम्नलिखित कौन सा राज्य शिक्षा में सबसे कम बजट खर्च करता है? शिक्षा में सबसे कम बजट कौन खर्च करता है? तो ये शिक्षा में सबसे कम बजट कौन खर्च करता है? ये सिक्किम करता है। तो याद रखेंगे, शिक्षा में सबसे कम बजट खर्च करने वाला देश कौन सा है? ये सिक्किम है। और सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है ये बताइए। सबसे ज्यादा अगर शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर बजट, देखिए दो चीजें हो, यहाँ पूरा शिक्षा मत लीजिएगा, उच्च शिक्षा में बता रहा हूं। तो उच्च शिक्षा पर, एक मिनट, हाँ, उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट कौन खर्च करता है? तो महाराष्ट्र खर्च करता है सबसे ज्यादा। याद रखेंगे, महाराष्ट्र। ये तो मैं घनत्व तो बताया हूं कि ज्यादा विश्वविद्यालय हैं कहाँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा ये सब पढ़ाई में कमजोर है, मतलब उच्च शिक्षा में कम खर्च करते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय कम है। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र उच्च शिक्षा पर खर्च करता है अपनी जीडीपी का। इसके बाद कौन खर्च करता है? उसके बाद किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र के बाद बिहार का नंबर आता है। तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र के बाद बिहार अपनी शिक्षा पर ज्यादा खर्च करता है। बिहार के बाद किसका नंबर आता है? तो बिहार के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, तो तमिलनाडु का नंबर आता है। तो महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु ये उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। और सबसे कम बजट किस पर कौन खर्च करता है उच्च शिक्षा पर? तो सबसे कम बजट सिक्किम खर्च करता है, अभी हमने बताया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश खर्च करता है, फिर नागालैंड, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखते हैं यहाँ देखिए। कह रहे हैं निम्न कौन सा राज्य उच्च शिक्षा पर सर्वाधिक बजट खर्च करता है? तो महाराष्ट्र उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट खर्च करता है। यहाँ देखिए, कह रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के अनुसार उच्च शिक्षा पर सबसे कम
खर्च कौन करता है, तो उच्च शिक्षा पर सबसे कम खर्च कौन करता है, तो यहाँ पर कह रहे हैं उच्च शिक्षा पर सबसे कम मेघालय। तो जम्मू कश्मीर भी खर्च करता है, मणिपुर भी खर्च करता है, बिहार भी खर्च करता है, यहाँ मेघालय होगा। हमने मेघालय का नाम नहीं लिया ना, मेघालय ही क्या करता है, कम खर्च करता है उच्च शिक्षा पर। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं, बस खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ा, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।